नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और देखिए आज हम अड़ी में आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं वो इस वक्त जंग का एपी सेंटर है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस जंग का सबसे बड़ा मसला है। आज जो हम यहां पर बात करेंगे वही तय करेगा कि जंग आगे रुकने जा रही है या जंग और भड़कने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में अब बटे हुए व्यूज आ रहे हैं, जिस तरह से होर्मुज पर अमेरिका से बटी हुई राय आ रही है, वो ऐसे लग रहा है कि अभी तक लग रहा था कि तेहरान में या ईरान में कोई लीडरशिप नहीं है जो इनको बता पाए और सब अपने अपने तरीके से वहां पर हमले कर रहे हैं। अब तो लग रहा है अमेरिका या फिर अमेरिका की जो टॉप लीडरशिप है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। क्यों हम ये कह रहे हैं, होर्मुज को लेकर क्या बात सामने आ रही है, ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले दिखाइए आज हम क्या लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए। ईरान का होर्मुज चक्रवात, ट्रंप सरकार में दो फाड़, ट्रंप सरकार में, ईरान नहीं, ट्रंप सरकार में दो फाड़। और बहुत जो टॉप जो दो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, उनके बीच यहां पर डिफरेंस ऑफ व्यूज इस वॉर में बहुत कुछ कहते हैं। आपको इस पर ले चलेंगे, मेरे साथ एक बड़ा पैनल एक्सपर्ट्स का, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों से करते हैं। तेहरान में हमले का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, यह आपको देखना चाहिए। कहां हुआ है ये? तेहरान के फार्मा हब पर हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है। धुआं बता रहा है कि ईरान के इस फार्मा हब पर, तेहरान के इस फार्मा हब पर किस तरह से भीषण अटैक किया है इजराइल और अमेरिका ने। ये इजराइल की बमबारी में दरोपक्ष की ये फार्मा हब फैक्ट्री इजराइल की एयर स्ट्राइक में ये धुआं हो गई। दरोपक्ष में ईरान की बड़ी दवाई कंपनियां हैं, जहां पर एक बड़ा विस्फोट इजराइल की तरफ से। और इस्फहान पर हमले का ईरान ने बदला लिया है। इस्फहान पर हमले का बदला लिया है ईरान ने। इस्फहान पे बड़े हमले किए थे अमेरिका ने बीती रात। इजराइल पर अभी अभी विध्वंसक हमला किया है ईरान ने। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमले से भारी नुकसान हुआ है। देखिए ये इजराइल की तस्वीरें। इस्फहान पर कल दो जगहों पर बड़े हमले किए अमेरिका ने, और उसके बाद अब ईरान की ये बदले की कार्रवाई। तेल अवीव में मिसाइल हमलों से कई घरों और वाहनों में आग लग गई। נפילה מול הבית שלי, באותו רחוב מול הבית ממש. और इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड से बड़ा अटैक। क्लस्टर वॉरहेड से ईरान ने पेटा पर 4 मिसाइलें दागी हैं। सेंट्रल इजराइल में 5 से ज्यादा शहरों पर अटैक किए गए। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। और इस्फहान में अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट अटैक। अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज पर पिन पॉइंट हमला किया इस्फहान में अमेरिका और इजराइल ने। एक बार फिर देखिए, इस्फहान में ईरान का परमाणु सेंटर है, वहां पर यह अटैक बहुत कुछ कहता है। और मिसाइल स्टोरेज पर पिन पॉइंट अटैक, बड़े बड़े क्लस्टर बॉम्ब से जो बंकर बस्टर बॉम्ब से जो अटैक हुए हैं, ये कुछ अलग कहानी बयां करते हैं। देखिए जिस वक्त अटैक हुआ उस वक्त की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितना भयंकर विस्फोट होता है, उसके बाद वहां पर आग दिखती है, धुआं दिखता है। यह इस्फहान की तस्वीर है। ईरान के माउंट सैफा के पास सैन्य डिपो में ये जोरदार 2 धमाके हुए हैं। हमले के बाद सेकेंडरी ब्लास्ट से इलाका दहल गया है। ऑलरेडी देखिए एक तरफ धुआं दिख रहा है, वहां पर विध्वंस दिख रहा है, और तभी दूसरी तरफ देखिए कितने बुरी तरह से वहां पर मारा है। कितना बड़ा विस्फोट वहां पर दिख रहा है, और बहुत दूर से तस्वीर ली गई, कई किलोमीटर दूर से तस्वीर ली गई है। आप सोचिए कितना बड़ा यह विध्वंस है। हमले के बाद इस्फहान पहुंची है इमरजेंसी टीम। और खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर सबसे नया हमला हुआ है। यूएई में अमेरिकी कमांड सेंटर पर विध्वंसक अटैक किया गया है। अल मिन्हाद बेस पर अमेरिकी कंट्रोल सेंटर को टारगेट बनाया है आईआरजीसी ने। आईआरजीसी ने देखिए भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। तो यूएई, वो देश गल्फ का जहां पर ईरान ने इजराइल के बाद सबसे ज्यादा अटैक किए हैं, और देखिए कैसे धू करके जलता हुआ यूएस का यहां पर एक बेस जो अल मिन्हाद बेस है, वहां पर एक कंट्रोल सेंटर को आईआरजीसी ने टारगेट किया, और देखिए कैसे वहां पर आग लग गई, कैसे वहां पर आपको ये बड़ी बड़ी भीषण लपटें दिखती हुई आग की, जो बताती हुई कि अटैक बहुत बड़ा था। ये ईरान का अटैक है यूएई में। और दुबई पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा ईरान। यूएई में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। दुबई या अबू धाबी या कहें पूरा यूएई, गल्फ में समझ लीजिए जितने हमले हुए हैं करीब 50% अकेले यूएई में किए हैं ईरान ने। 24 घंटे में 11 मिसाइल और 30 ड्रोन से हमले किए गए। ये देखिए कैसे वो मिसाइल और रॉकेट गिरती हुई रात में वो तस्वीरें दिख रही हैं। यहां पर ये न्यू नॉर्मल हो गया, वहां पर अब ये लगातार विजुअल्स ऐसे आने लग गए।
युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 2500 हमले हुए हैं यूएई में ईरान की तरफ से। और देखिए इसी पर बात करेंगे, हमारी जो आज की कवर स्टोरी है उसके बारे में अभी आपको और डिटेल देंगे, लेकिन पहले बता दूं पैनल में आज कौन कौन हमारे साथ है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एयर कमोडोर कार्तिकेय काले एज डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं, आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और पिनाक रंजन चक्रवर्ती पूर्व राजदूत भी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले जो आज की कवर स्टोरी है उससे जुड़ी आज की जो बड़ी खबर है, ईरान के मामले में यूएस से कट रहा है यूरोप। इटली ने भी अपना एयर स्पेस बैन कर दिया है। एक एक करके सारे साथी साथ छोड़ते दिख रहे हैं अमेरिका के। अमेरिकी सैन्य विमान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया इटली ने। फ्रांस और स्विट्जरलैंड का भी एयर स्पेस बंद हो चुका है। स्पेन ने भी अपने एयर स्पेस पर पाबंदी लगा दी अमेरिकी विमानों के लिए, यानी अमेरिकी विमान उसके एयर स्पेस से नहीं उड़ पाएंगे ईरान के लिए। तो ये अब देखिए एक एक करके तमाम अटैक्स यहां पर ईरान ऑलरेडी इजराइल और अमेरिकी बेसिस पे कर रहा है। अमेरिका को चाहिए कि उसके दोस्त उसके साथ आए। ऑलरेडी ट्रंप अपनी कमेंट्री में कभी नेटो पे गरम कभी नरम होते हैं। अब यहां पर ईरान के मामले में यूरोप ने जो स्टैंड लिया है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा सरप्राइज, या कहें एक ऐसा समय जब अमेरिका को अपने दोस्तों का साथ चाहिए था वो उससे अलग हो रहे हैं। अपने तमाम एयर स्पेस को फ्रांस ने, इटली ने, स्विट्जरलैंड ने, स्पेन ने बंद कर दिया अमेरिकी विमानों के लिए, यानी उसका एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और देखिए इसी के बाद ट्रंप भड़क गए। वो जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रंप से बिल्कुल वही हुआ है। एयर स्पेस ना देने पर ट्रंप ने फ्रांस को सीधी धमकी दी है। इजराइल जा रहे यूएस विमान को फ्रांस ने अनुमति नहीं दी। सैन्य सामान लेकर जा रहे विमान को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। ये देखिए ट्रुथ सोशल पर उनका ये पोस्ट है। कसाई ईरान के मामले में फ्रांस ने सहयोग नहीं किया, यह कहा है ट्रंप ने। फ्रांस की यह हरकत अमेरिका याद रखेगा। देखिए लिख रहे हैं द यूएसए विल रिमेंबर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये यहां पर साफ कहते हुए कि अब ट्रंप ने ठान लिया है कि वो कुछ ना कुछ तो इस बारे में करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हम इसको भूलेंगे नहीं। फ्रांस ने हमारे सैन्य विमान को अपने यहां से अपने स्पेस से जाने की इजाजत नहीं दी। ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं ट्रंप की तरफ से जो रिपरकशन है, ट्रंप की तरफ से जो यहां पर रिप्लाई है, वो ये दिखाता है कि क्या एक एक्सपेक्टेशन थी अमेरिका की और क्या झटका लगा है उनको। ये ट्रुथ सोशल पे जो उनका पोस्ट है वो बताता है द कंट्री ऑफ फ्रांस वुडंट लेट प्लेन्स हेडेड टू इजराइल लोडेड अप विद मिलिट्री सप्लाईज फ्लाई ओवर फ्रेंच टेरिटरी। कह रहे हैं कि फ्रांस ने जो इजराइल जा रहा था सैन्य सामान से, साजो सामान से लदा हुआ प्लेन, उसको अपने यहां से अपने एयर स्पेस से जाने नहीं दिया। और ये फ्रांस had been very unhelpful with respect to the butcher of Iran। फ्रांस ने हमारे साथ बिल्कुल मदद नहीं की, जबकि वो ईरान को कह रहे हैं कसाई, उसके लिए ये जा रहा था, उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, और ये अमेरिका नहीं भूलेगा। चलिए इसी पर बात करते हैं, फिर आएंगे उस कवर स्टोरी पर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका में ही दो फाड़ हो गया। अभी तो बात हो रही है नेटो में, अभी तो बात हो रही है वेस्ट में दो फाड़ हो गई है। इसी पर बात करते हैं। अम्बेसडर चक्रवर्ती, शुरुआत आपसे। क्या ये माने कि यूरोपियन देशों ने अब अपनी लाइन लकीर खींच दी है? पहले हाँ पहले ना हो रहा था, लेकिन अब अपनी लकीर खींच दी है कि अमेरिका की लड़ाई है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। और ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? तो स्पष्ट हो गया है कि कई जो इंपॉर्टेंट देश हैं, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, ये बड़े बड़े देश हैं जो वहाँ के इंपॉर्टेंट ईयू के मेंबर हैं, इन्होंने मना कर दिया अपने स्पेस का। इसका मतलब ये है कि इस जो भी ये लड़ाई उन्होंने छेड़ी है, इस पे उनको कोई समर्थन नहीं है, उनका कोई समर्थन नहीं है यूरोप से। मैं तो कहूंगा दुनिया में ही कहीं समर्थन नहीं है इस तरह का जो उन्होंने छेड़ा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि इनकी आपस के रिश्ते हैं वो खराब होंगे, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के पर्सनालिटी हैं, वो कहते हैं वी विल रिमेंबर, तो मतलब वो कुछ रिएक्शन देंगे, पता नहीं शायद टैरिफ बढ़ा दें, 100% लगा दें, कुछ ऐसा करेंगे। पर वो पता नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है वो कि ये टैरिफ आप नहीं लगा सकते, तो इसलिए शायद वो कोई कुछ और कर लेंगे, वो कुछ और कर देंगे, फ्रांस के खिलाफ वो करेंगे, या कुछ नॉन टैरिफ बैरियर लगा देंगे। बात आपकी जो है वो ट्रंप की बातों में भी झलक रही है। अम्बेसडर चक्रवर्ती, ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका इसको भूलेगा नहीं। आशीष, क्या ये माने
कि अभी अमेरिका को ईरान से इतने सख्त पलटवार से ही उसके उस शौक से नहीं उबर पाए थे। उनको जो लगा था वैसा ईरान नहीं निकला। ईरान ने उनको जबरदस्त टक्कर दी है। अब उनके दोस्त जिस तरह से उनको ये सेटबैक दे रहे हैं, ये अमेरिका के लिए डबल वैमी है क्या? देखिए, इस तरह के साइंस डोनाल्ड ट्रंप को शुरू से ही मिलते रहे हैं और ये जो उन्होंने नेटो को लेके पिछले कुछ सालों में और अपने पहले टेन्योर में एज प्रेसिडेंट जो कुछ नेटो के साथ उन्होंने किया था, ये उसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। एक और चीज़ है, देखिए जो उनके अलाइज हैं स्पेसिफिकली नेटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, उनके पास एक्चुअली में ऑप्शन है भी नहीं। एक तरफ वो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में उसकी हीट झेल रहे हैं, वो उन्होंने देख लिया है पिछले 4 सालों में किस तरह से, चाहे वो पेट्रोलियम हो, फूड ग्रेन्स हो, सप्लाई चेन हो, इन सभी को लेके उनके देशों में क्या हुआ, अब उसका रिपीट वो ईरान के वाले वॉर में इन्वॉल्व होकर नहीं करना चाहते। वैसे ही पूरा वर्ल्ड इसका हीट फील कर रहा है, ईरान और वर्सेस इजराइल और यूएस का जो चल रहा है। और अगर वो ऐसे में डायरेक्टली आ जाएं तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें मैं एक छोटा सा जवाब यहां पर जनरल सिवाच से भी लूंगा। जनरल सिवाच, ये ईरान के लिए कोई मॉरल बूस्टर है क्या? उनको कोई समर्थन इनडायरेक्टली मिल रहा है यूरोप से? क्या ये माने कि अमेरिका के लिए एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हो रहे हैं कि अगर ये एयर स्पेस बंद होते हैं तो एक नैरेटिव में अमेरिका के लिए क्या यहां पर सेटबैक होगा, अमेरिका के लिए क्या बुरा होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा सेटबैक है गौरव। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये सोचा कि नाटो कंट्री उसके साथ होंगी, मगर देखो सच्चाई ये है कि और अमेरिका ने ये भी बोला कि क्योंकि नाटो कंट्री पे हमला है तो ये सभी की सब कंट्री इकट्ठी होनी चाहिए। मगर सच्चाई ये है कि जो आर्टिकल 5 बोलता है नाटो का, जब कोई दूसरा देश हमला करता है एक देश पे तो पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा। मगर ये तो हमला है नहीं, ये तो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है ईरान पे, तो आर्टिकल 5 तो लागू नहीं होता। और ये जितने भी देश हैं नाटो के, वो इस कीचड़ में नहीं बढ़ना चाहते। उनको लगता है कि अगर वो इस लड़ाई में शामिल होंगे तो ईरान इनके ऊपर भी पलटवार करेगा। डिगो ग्रेसिया तक उसके पास मिसाइल है 4000 किलोमीटर तक। तो मुझे लगता है वो नहीं चाहते इस लड़ाई का हिस्सा बने। और कहीं ना कहीं ये सेटबैक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे मैं सर अभी तो सेटबैक और आगे दिखाने वाला हूं मैं। एरगमोटो काले, क्या दिखता है यहां पे उस समय जब वॉर इतने गंभीर मोड़ पर हो और उस समय जब अमेरिका की इमेज दांव पर लगी हो, टॉप लीडरशिप के व्यूज में ये डिफरेंस क्या दिखाता है? गौरव, यदि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स को फ्रॉम द टाइम द वॉर हैज स्टार्टेड देखें तो एक्चुअली उन्होंने अपने आप को ही 25 बार ही कॉन्ट्रडिक्ट किया है। ऐसा नहीं है वीकेंड पे वो कुछ बोलते हैं, वीकेंड के बाद जैसे ही खत्म होता है तो उनका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल बदल जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए एट दैट लेवल ये पॉसिबल नहीं है कि जो सेक्रेटरीज हैं उनके बीच में आपस में इस तरह का जो है आपसी तालमेल ना हो या उनको एक कोऑर्डिनेटेड ब्रीफिंग ना हो कि आगे बोलना क्या है। परंतु ये जानबूझ के किया जा रहा है बिकॉज देखिए उनको समय चाहिए। अभी जो कॉन्सेंट्रेटेड एक्शन नेक्स्ट वीक या अगले कुछ समय में होना है उसके लिए उन्हें समय चाहिए। वो समय की वो तैयारी कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ये बताना नहीं चाहते कि रुख क्या होगा सामरिक दृष्टि नहीं, लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं रुख क्या होगा, एक मोटो काले, जब आप खुद कह रहे हैं, मैं यही सवाल लेके जाऊंगा अम्बेसडर चक्रवर्ती के पास। अम्बेसडर चक्रवर्ती, जब हम ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं तो उनकी फेस वैल्यू तो जीरो है, फिर डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहें कि हॉर्मुज जरूरी है नहीं है, वो टाइम बाय कर रहे हैं, तो ये क्या सामने वाला समझ नहीं रहा है? यूथ में एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिसेप्शन कहते हैं। डिसेप्शन का मतलब है कि आप कहें कुछ और करिए कुछ। ये बहुत बड़ी डिसेप्शन जो स्ट्रैटेजी है, ये मुझे लगता है वो वही फॉलो कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा। अगर मेरे साथ आपकी लड़ाई है और आपको पता नहीं मैं क्या करूंगा तो आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। आपको क्या डिफेंस करना है, कहां किस तरफ मुड़ना है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करना ये डेलिबरेट स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। पर मैं ये भी कहूंगा कि उनके अंदर, उनके सरकार में, उनके एडवाइजर्स में भी फूट शायद बढ़ गई है, क्योंकि वो सब एग्री नहीं कर रहे हैं ट्रंप के साथ कि ये जो हम कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा। क्योंकि नतीजा नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन मैं इस सवाल को फिर और आगे लेकर जाऊंगा आशीष के पास। आशीष, स्ट्रैटेजी जब आप एक ही पर खेलते रहें और एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहें और उसी स्ट्रैटेजी पर आप लगातार डिसेप्शन की कोशिश करते रहें, तो वो स्ट्रैटेजी भी तो कहीं ना कहीं सामने दुश्मन पकड़ेगा ना। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या दुनिया ने देख नहीं ली है कि ये दुनिया को कंफ्यूज करना चाहते हैं और आज उनकी फेस वैल्यू पे कोई जा रहा होगा इस बात को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो माने हम?
देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो मैडनेस है, लेकिन उस मैडनेस में मेथड है और इस मेथड टू मैडनेस में वो वॉर डिसेप्शन स्ट्रेटजी और एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, उनकी कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि वो जो प्लान कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो कहना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते और इसी बीच में उन्हें इस तरह के कथनी करने के फर्क में उन्हें जो झटके मिलते हैं उनके एलाइज से या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से और ईरान से भी जो कई बार झटके मिलते हैं वो एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी में ये आसान होता है। आप मूवमेंट देखिए, जिस तरह से मरीन्स पहुंचे हैं यूएसएस ट्रिपोली के साथ में, 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होता है, पैरा ऑपरेशंस के लिए होता है, ये सारे एक्शंस तो पूरे वर्ल्ड को दिख ही रहे हैं और वो कुछ कहें और कुछ करें, अल्टीमेटली ईरान और पूरा वर्ल्ड जो वो कर रहे हैं उसी पे जाएगा। अल्टीमेटली जो दिख रहा है ग्राउंड पर, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसी पर जाएगी और ये दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कह रहे हो कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपने मरीन और 82nd जो एयरबोर्न डिवीजन है जो उन्होंने वहां भेज दी है, वो बताता है कि वो खर्ग हो, वो हॉर्मुज हो, वो कितना जरूरी है वहां पर। लेकिन जल्दी से इसमें जनरल सिवाच एक कमेंट आपका भी, उसके बाद में अपने अगली खबरों पर जाऊंगा। जनरल सिवाच, क्या ये माने कि अब अमेरिका की स्ट्रैटेजी एक्सपोज हो चुकी है और वो जो जैसा कि आशीष भी कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की फेस वैल्यू पर जाने की बजाय अब हर कोई ये देख रहा है कि अमेरिका का एक्शन क्या है? देखो सच्चाई ये है कि वो कहते हैं सीज फायर, कोई उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। हाँ बिल्कुल गौरव, देखो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फंस चुके हैं। उनको अब अगर वो स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है तो उनको खर्ग आइलैंड लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं मानता हूं उन्होंने ट्रुप्स को मूव कर दिया है, 82 एयर डिवीजन को मूव कर दिया है, उसके बाद मरीन कमांडो ले आए, मगर ये ऑपरेशन में कैजुअलिटी बहुत हैवी होंगी। हाँ ये भी सच्चाई कहीं प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की, ईरान को ये दिखा रहा है कि भाई हमारे पास ऑप्शन है, हम हमला कर सकते हैं और बहुत घातक करेंगे, मगर एट द सेम टाइम अमेरिका को पता है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में बॉडी बैग जाएंगी और अगर कैजुअलिटी होती है तो पहले ही उनकी पॉपुलैरिटी बहुत डाउन है अमेरिका में, मिड टर्म में इलेक्शन है, तो ऐसे में वो कैच 22 सिचुएशन में जैसे उन्होंने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे, हमारा तो 1% ऑयल जाता है, कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल को हम यहां से एग्जिट कर जाएं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाद में खोलना पड़े दूसरे देश मिलके, तो एक ये मुझे लगता है साइकोलॉजिकल वारफी है। सर देखिए, आपने जो कहा, मैं अभी दो जो टॉप लीडरशिप के दो लोग हैं उनकी बात कर रहा था, अब तीसरे शख्स का भी बयान आ गया और अभी ये बयान आया, दिखाइए पीछे जरा, पीट हेग्सेथ जो कि अमेरिका के युद्ध मंत्री हैं, उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। ईरान युद्ध पर अमेरिका के युद्ध मंत्री का बयान, ईरान समझदार है तो हमसे समझौते करे, ये पीट हेग्सेथ ने कहा है। यानी अगर ईरान बेवकूफ है तो वॉर करे, समझदार है तो समझौता करे। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, हेग्सेथ ये कह रहे हैं। ईरान से समझौते के लिए तैयार हैं ट्रंप। रूस चीन क्या कर रहे हैं हमें पता है, ये हेग्सेथ, अच्छा देखिए इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, रूस चीन क्या कर रहे हैं हमें पता है। हेग्सेथ ये कहते हुए कि रूस और चीन ईरान को साथ देते हुए, और वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं आएगा, मतलब उनकी बातों का मतलब है कि समझदार हो तो आओ टेबल पर बैठो, हमसे बात करो। और वो कह रहे हैं कि वहां पर रिजीम चेंज हो चुकी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नया नैरेटिव क्या फेस सेविंग के लिए हो रहा है, एम्बेसडर चक्रवर्ती, क्या ये सब खुद की इमेज बचाने के लिए हो रहा है? कौन सी रिजीम चेंज हो गई भाई? वही IRGC है जो आपसे लड़ रही है, वही मुस्तफा खामनेई है जो आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं जो लगातार लीड कर रहे हैं, वही पेजेश्कियान वहां पर बैठे हैं, वही इस्लामिक शासन वहां चल रहा है, तो कौन सी रिजीम? केवल खामनेई को हटाना रिजीम चेंज हो गया? इंटरप्रिटेशन है, एक लीडर को हटाने से रेजीम चेंज नहीं होता है, रेजीम को तो पूरे सिस्टम को कहते हैं। एक लीडर आपने मार दिया या दो मार दिए, उससे रेजीम चेंज नहीं है। ये हमारे इंटरनेशनल मतलब वोकैबुलरी में या टर्मिनोलॉजी में इसको हम रेजीम चेंज नहीं मान सकते। ये मतलब एक दो लीडर को आपने मार दिया, रेजीम तो वही है। मैं अगर रेजीम चेंज सचमुच में हो तो मैं तो समझूंगा कि वो जैसे कोई दूसरा लोग रास्ते पे आ गए, इलेक्शन हो गया, एक नया एकदम कंप्लीटली डिफरेंट लोग आ गए, वो होता है रेजीम चेंज। ऐसे नहीं कह सकते हम ये रेजीम नहीं कह सकते। तो यहां पर चलिए एक बात तो इनकी ये बात साबित हो गई कि वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिख रहा है। लेकिन आशीष, इसका क्या मतलब है जब अमेरिका के युद्ध मंत्री कह रहे हो कि रूस चीन क्या कर रहे हैं हमें दिख रहा है, क्या कहना चाहते हैं वो? देखिए ये जो स्क्रिप्ट है ना रेजिम चेंज वाली, हाँ। ये वेनेजुएला
इराक, अफगानिस्तान, ये वाली स्क्रिप्ट को वो ईरान वाले प्ले में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो मैच नहीं खा रहे मैच नहीं खा और रही है। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर वो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और ऑनरेबल एग्जिट नहीं मिल रही है। ईरान को किस तरह से रूस और चीन हेल्प कर रहा है, ये बेसिकली दिखाने की कोशिश, वो गैल्वेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोकल पॉपुलेशन को भी और वेस्ट को भी, कि देखो आप ये मत समझो कि उनके साथ में कोई नहीं है, आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, उनके साथ में देखो रूस और चीन भी खड़ा है। और इसी नैरेटिव को वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फ्रांस जैसे देश और भी बाकी जो नेटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उनको ये दिखाएं कि मैं यहाँ अकेला हूं, वो अकेला वहां नहीं है। वो कौन? ईरान। और इसीलिए वो चीन और रशिया को साथ में सामने लेके आ रहे हैं, स्क्रिप्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये स्क्रिप्ट अच्छे से अभी तक प्ले आउट हुई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि नेटो या और कोई वेस्टर्न एलाइज इस स्क्रिप्ट को बाय करेगा। नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और वो खबरें हमने दिखा दी। लेकिन इसी बीच देखिए, हॉर्मुज की लड़ाई छोड़ना चाहते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा जीत के लिए हॉर्मुज खुलवाना जरूरी नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है, यानी ट्रंप अगर ये दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए, ईरान को धोखा देने के लिए कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं सच में कि उनके लिए हॉर्मुज खुलवाना जरूरी नहीं है, तब तो ये बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट है अमेरिका की पॉलिसी की तरफ से। और क्या अमेरिका वाकई इस पॉलिसी पर आगे बढ़ेगा कि हॉर्मुज को छोड़कर वो अब आगे दूसरे अचीवमेंट की तरफ, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे? देखिए, हॉर्मुज से पीछे क्यों हटना चाह रहे हैं ट्रंप, इसके कुछ कारण आपको देते हैं। नंबर एक, युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाह रहे हैं ट्रंप, क्योंकि ट्रंप की उम्मीद से कहीं ज्यादा ईरान ने पलटवार किया है और खुलकर मारा है इजराइल और अमेरिका को। नंबर दो, हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका को जटिल सैन्य अभियान चलाना पड़ेगा, जिसके तरफ तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका को भारी पड़ेगा। नंबर तीन, हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 1% तेल ही अमेरिका आता है, तो दुनिया के लिए समाज सेवा करेगा अमेरिका, आप खुद सोचिए। नंबर चार, यूरोपीय देश हॉर्मुज पर मदद से पीछे हट गए हैं, जो अभी हमने आपको दिखाया। नंबर पांच, हॉर्मुज के चलते मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को हमले से बचाना चाहते हैं ट्रंप, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस पे बहुत मारा ईरान ने। नंबर 6, ट्रंप का दावा है कि ईरान में हमारे उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। अब इनमें से कौन सा कारण जनरल सिवाच आपको सही लगता है कि यह कारण है, इस वजह से हॉर्मुज से अब पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं ट्रंप, हॉर्मुज उनके लिए हवा बन गया है? बिल्कुल, देखो गौरव, जो आपने पॉइंट बताए हैं सारे इस पे एप्लीकेबल हैं। कहीं ना कहीं अब वो दिखाना चाहते हैं कि भाई ऑनेबल एग्जिट है नहीं, अगर हमला करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कैजुअलिटी बहुत होने वाली है और इसका पलटवार करेगा एक तो ईरान इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, यहाँ पर आप देखें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर हमला भी करता खर्क आइलैंड पे, उसको विक्ट्री पाना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर सक्सेस रेट जो है ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 10% है। और अगर खर्क आइलैंड को लेगा 25 किलोमीटर मेनलैंड से, वहां से आर्टिलरी एड, उनके मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, क्या अमेरिकन ट्रुप्स को वहां रहने देंगे? तो ये सच्चाई है कि ये ऑपरेशन फेल होगा। नहीं तो फिर ये सवाल मेरा है कि ये तो पहले दिन से पता था एयर कमोडोर काले कि 1% तेल आता है, दुनिया के लिए क्यों वहां पर जान देने पर तुले थे अमेरिकी सैनिक? फिर क्यों तुले हुए थे और आज ये ज्ञान क्यों आ रहा है हाँ, 1 महीने बाद जब इतना कुछ घट चुका है? बिल्कुल गौरव, दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक्चुअली ये बात जो है, लॉजिक जो है वो सेम रहा है, परंतु जो शिफ्टिंग स्टैंड है जो प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो बेसिकली दिखाता है कि शायद उनको कुछ और चाहिए मिडिल ईस्टर्न कंट्री से। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही, और इनफैक्ट शायद ये आज सुबह और कल की न्यूज़ में ही है कि वो लोग रिपेरेशन की पेमेंट जो है मिडिल ईस्ट से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी खर्चा हुआ है वो सारा का सारा जो है मिडिल ईस्ट उसको बेयर करे। और साथ में मुझे ये लगता है पर्सनली, मेरा एनालिसिस ये है कि ये जो मीटिंग पाकिस्तान में अभी ये जो 4 देशों की हुई, ये भी ट्रंप के कहने पे ही हुई है। और ये ट्रंप के कहने पे मीटिंग इसलिए हुई है ताकि ईरान पे ईस्ट और वेस्ट से बॉर्डर पे लड़ाई खोली जा सके और उन पे प्रेशर पड़े। तो ये जो सारी कहानी बन रही है इस समय, कुछ भी मेरे विचार से एनालिटिकली क्लियर नहीं है कि एक्शन क्या होने वाला है। देखिए, वर्ड्स, एक शब्द अलग हैं और एक्शन अलग है। तो शब्द जो ट्रंप बोल रहे हैं वो कंफ्यूजिंग है, जानबूझ के एक बारी बोल रहे हैं कि नहीं हम पूरा का पूरा अपना काम करके जाएंगे, दूसरी बारी बोल रहे हैं कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरी बारी वो मिडिल ईस्ट के ऊपर सारा का सारा खर्चा डालना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के अपने देशों को, जिनको वो दोस्त मानते हैं, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई शुरू करी है, उसको वो छोड़ के आना चाहते हैं अब। ये सामरिक, मतलब ये सब आई वॉश है कि भैया हमारे लिए तेल नहीं आता, हम यहाँ पर क्यों लड़े? असली खेल तो यहाँ चल रहा है। लेकिन देखिए, इसी बीच मिडिल ईस्ट की बात हो रही है और मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है। यूएई पर आज 8 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है ईरान ने। यूएई पर आज 4 क्रूज मिसाइल से हमला किया ईरान ने। ईरान ने यूएई पर आज 36 ड्रोन दागे हैं। यूएई से कुछ ज्यादा ही खार खाए बैठा है ईरान। यूएई ने सभी को हवा में नष्ट किया।
युद्ध में अब तक 433 बैलिस्टिक मिसाइल से यूएई पर ईरान ने हमला किया है और ऑलमोस्ट 2000 ड्रोन दाग दिए हैं यूएई पर। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यह आंकड़ा जारी किया और यह जानकारी दी है। तो यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स, सबसे हमला कर रहा है ईरान। और देखिए वहां पे हिट भी हुआ है एयरपोर्ट के पास, यूएई के दूसरे जगहों पर, अबू धाबी में एयर जो उनके बेसेस हैं अमेरिका के या फिर जो रिफाइनरीज हैं, इन सब पे हिट हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान ने जारी किया है एक और वीडियो। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन पर तंज कसते हुए एक और वीडियो जारी किया। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एआई के दौर में खूब सारे वीडियोस ईरान की तरफ से अमेरिका को चढ़ाने वाले आ रहे हैं। अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ललकारा है ईरान ने। ये देखिए, ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिए यहां पर ईरान कमोबेश दिखाते हुए कि हम तैयार हैं, आओ हमारे ग्राउंड पर, हमसे लड़ो, हमारा ग्राउंड है, हमारा देश है, हमारी टेरेन्स है, हम इसको अच्छे से जानते हैं। आशीष, ये ईरान ललकार रहा है या अमेरिका को धमकी दे रहा है कि आओगे तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा, या फिर ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बताते हुए कि देखो मत आना वरना हम तुम्हारा बुरा हाल करेंगे, और ये कहते हुए अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन करने से रोकने की कोशिश? देखिए, इसे आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहिए या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहिए या फिर स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कहिए। बेसिकली ये जो वीडियो जस्ट कुछ मिनटों पहले रिलीज हुआ है, इसका टाइटल है कम क्लोज वी आर वेटिंग फॉर यू। यानी कि एक मैसेज दे रहा है कि अगर आप किसी तरह से जो मरीन्स को लेके आ रहे हैं, आप 82nd एयरबोर्न डिवीजन को लेकर आ रहे हैं, जो मूवमेंट आपका दिखाई दे रहा है उसके लिए हमारी तैयारी कितनी है, बेसिकली लैंड ऑपरेशन को लेकर। और इस पूरे वीडियो में, लगभग 1 मिनट का ये वीडियो है, उसमें ये दिखा रहे हैं कि ईरानियंस, IRGC किस तरह से लैंड ऑपरेशंस के लिए तैयार है। वो अपनी जनता को भी एक तरह से रिएश्योरेंस करते हैं और पूरे वर्ल्ड को मैसेज देते हैं। ये डराने वाली भी बात है। देखिए, ईरान के 28 फरवरी के बाद से 1 महीने से ज्यादा हो गया है, एक अंडरलाइन थीम रहा है कि वो ये सब कुछ, उनकी वॉर को वो बड़ा बना रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को डरा रहे हैं। वो केवल यूएस को नहीं कह रहे हैं कि अगर हम इस जंग में लंबा चलते रहे तो इसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा, जो कि लार्जली सही भी रहा है अभी तक। और एग्जैक्टली यही चीज इस मैसेज में भी, इस वीडियो में भी वो यही दिखा रहे हैं कि अगर लैंड ऑपरेशन की बात की जाएगी, वॉर लंबा होगा, तो हम भी तैयार हैं लंबी वॉर के लिए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और यहां पर, जनरल सिवाच, क्या कोई लॉजिक है, कोई पैटर्न है? गल्फ में इतने सारे देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन यूएई पर सबसे ज्यादा अटैक क्यों हो रहे हैं? ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात क्वेश्चन पूछा गौरव। ये दो बातें हैं कि यूएई इजराइल के काफ़ी नज़दीक है और इजराइल की काफ़ी इन्वेस्टमेंट यूएई में और दुबई में भी है, और मोसाद के हेडक्वार्टर भी वहाँ पर थे यूएई में। U2 I2 भी अगर आप देखें, यूएई और इसके बाद इजराइल, इंडिया और अमेरिका, वो भी एक प्रकार से सम्मोतन था। कहने का मतलब है यूएई के रिलेशनशिप इजराइल से बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू बाकी मुस्लिम कंट्री। दूसरा, इजराइल की इन्वेस्टमेंट है यूएई में, इसीलिए आप देखें ईरान जो है सबसे ज़्यादा हमले यूएई में करा। दुबई, जिसको सेफेस्ट सिटी माना जाता था वर्ल्ड की, आज वहां पर हालात देखें क्या है। तो ये सच्चाई है, ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है इस लड़ाई की कि कौन क्यों हमले कर रहा है। मगर मुझे लगता है क्योंकि इजराइल के रिलेशनशिप यूएई से ज्यादा है, इसीलिए ईरान यूएई पे ज्यादा हमले कर रहा है। अच्छा, देखिए, अभी बात आई थी कि ईरान इस जंग को बड़ा बना रहा है, और अगली खबर एग्जैक्टली इसी लाइन को टो करती है और बताती है कि ईरान ने कैसे और एक इस जंग में और घी डाला है आग में। दिखाइए पीसीआर, ईरान की संसद में टोल प्रस्ताव पारित हो गया है। होर्मुज से गुजरने पर ईरान टोल वसूलेगा अब जहाजों से। होर्मुज से गुजरने पर ईरान टोल वसूलेगा। टोल वसूली पहले भी हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा संसद से एक यहां पर प्रस्ताव पारित हो गया है और अब यह कानून बन चुका है ईरान में, जहां पर ईरान अब होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। अब टोल वसूलेगा तो उसका क्या आगे रिपरकशन होगा, आगे उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी अमेरिका की, दूसरे देशों की, यह भी बताएंगे। लेकिन होर्मुज की अभी की स्थिति क्या है? ईरानी संसद ने टोल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिका इसराइल से जुड़े जहाजों पर ईरान ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, यानी इनको टोल के देने के छोड़िए, इनको तो जाने नहीं देंगे। जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट हुई है होर्मुज में। 150 जहाज प्रतिदिन गुजरते थे, अब कमोबेश 5 जहाज वहां से प्रतिदिन गुजर रहे हैं। होर्मुज संकट से वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड अभी भी $100 के ऊपर बना हुआ है, कभी 109, कभी 108, आज $104 के आसपास थी ब्रेंट क्रूड की कीमतें। तो क्रूड की कीमतें भी लगातार बढ़ी ऊपर हैं।
और ये होर्मुज में अगर टोल वसूलेगा तो क्या अब होर्मुज पूरी तरह से अब मान लें कि अमेरिका के इतने हमलों के बावजूद ईरान के ही कंट्रोल में रहने वाला है? एरिक मोटोकाले, क्या आपकी क्या इस पे असेसमेंट है? क्या ये जो टोल वसूली है ये अमेरिका को और भड़काएगी, ये इस वॉर को और बड़ा बनाएगी, क्या होगा? देखिए, इसमें बड़ा क्लियर है कि एक तो इंटरनेशनल लॉ ऑफ शिपिंग जो लागू होता है, जिसको यूएन क्लॉज बोलते हैं, यूएन क्लॉज के हिसाब से हॉर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि इसमें कोई मैनुअल एफर्ट नहीं है, तो एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल एरिया है जो क्लियर है सबके लिए एज पर इंटरनेशनल लॉ। परंतु इसमें दो रूट हैं, जो एक अंदर का जो एक तरफ जाने वाला ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट जो दो पैसेज बने हैं, उसमें से एक पैसेज जो है वो उनके जो ईरानी टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरता है, और दूसरा जो वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट जाता है वो है एक्चुअली जो मेन चैनल से गुजरता है। तो लीगली अपने लोकल टेरिटोरियल वाटर में जाने वाले शिप पे एक्चुअली तो भाई वो देश टोल लगा सकता है, परंतु इंटरनेशनली यदि हम देखें जो यूएन क्लॉज के लॉज हैं जो सब जगह अप्लाई होते हैं और जो रेसिप्रोकल होते हैं, दैट मीन्स यानी ईरानी शिप जब कहीं और जाता है तो उसके ऊपर भी वही लॉज अप्लाई होते हैं। उन लॉज के एप्लीकेशन से ये जो टोल वगैरह है ये एक्चुअली इलीगल ही माना जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये एक्चुअली सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी। नहीं, लेकिन ईरान की संसद में अगर ये पारित हो गया है अम्बेसडर चक्रवर्ती, तो एक मैसेज है ना ईरान का कि तुम होर्मुज खुलवाने की बात कर रहे हो, अब हम होर्मुज पर और कंट्रोल अपना बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोगों को जाने आने ऐसे अपने मर्जी से आने जाने दे रहे थे, अब तो हम टोल भी वसूलेंगे। इंटरनेशनल लॉ में एक फंडामेंटल रूल ये है कि आप अगर एक इंटरनेशनल लॉ इन एग्जिस्टेंस है, क्योंकि होर्मुज जो है वो एक इंटरनेशनल वाटरवे है, ये सुएज कनाल नहीं है। सुएज कनाल पूरा इजिप्ट के सॉवरेंटी के अंदर आता है और ईरान की सॉवरेंटी इस पे नहीं है, क्योंकि अनक्लॉज में वो 12 माइल और उसके बाद 200 पर उसके चारों तरफ जितने देश हैं उनको सबका हक है उसमें। तो इसलिए ये डोमेस्टिक लॉ अगर वो पास भी कर लें, ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर में ये लीगल मतलब ये लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो जबरदस्ती है कि अगर आप टोल न दें हम आपको मार देंगे या जहाज डुबा देंगे। तो ये एक मतलब उन्होंने ये सोचा कि इससे वो कुछ अपना लेवरेज और बढ़ा ले। दैट इज व्हाई आई सेड सर कि ये आग में घी डाला ईरान ने। और मैं इसी पर एक छोटा सा कमेंट आशीष से लूंगा, फिर एक बड़ी खबर दिखाऊंगा, दुबई से आ रही है। आशीष, ये आप जो कह रहे थे, ये आग में घी डाला है ईरान ने। यू नो गौरव, नो डाउट जो हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं ये इलीगल होगा इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, बट वो बात है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। फॉर ईरान दिस इज वॉर। सो कोई भी कंट्री, जाहिर सी बात है कि ये इलीगल स्टेप ईरान लेगा, लेकिन जिस तरह से सारे देशों पे प्रेशर बना हुआ है एलपीजी का, ऑयल को लेकर, वो बैकडोर से पेमेंट करके उन्हें सप्लाई चेन किसी तरह से सिक्योर हो जाए, इसकी तरफ वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे होंगे। और एक और काउंटर कर दिया उन्होंने इसके साथ में। देखिए, 2-3 टेक अवे हैं। पहला, यूएस इससे आइसोलेट हो जाएगा। दूसरा, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ना कि अमेरिका से ऑयल ले लीजिए, जरूरत नहीं, काउंटर कर दिया उन्होंने तुरंत चिट उनका काउंटर करके अब ये कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा और पैसा दे दीजिए टोल वाला, और फिर आप यहीं से अपना ऑयल और सप्लाई सब कुछ है लेके जाइए। तो ये मल्टीपल टेकअवेज वाला एक स्टेप लिया है उन्होंने। नो डाउट इट्स एन इलीगल स्टेप, बट एज आई सेड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज वॉर। ठीक है, देखिए इसी बीच दुबई से एक बड़ी खबर आ रही है। दुबई पोर्ट पर भीषण ड्रोन अटैक हुए हैं। दुबई में कुवैत के तेल टैंकर पर हमला किया गया। अल सालमी टैंकर पर ड्रोन से हमला। तेल टैंकर में मौजूद 24 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, लेकिन दुबई में कुवैत के तेल टैंकर पर यह हमला बताता है कि ईरान लगातार उन देशों को जो अमेरिका के सहयोगी हैं और उनको जहां भी दिख रहा है कि इनको हमला करके हम अमेरिका को एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं, वो कर रहे हैं। कुवैत भी दुबई भी दोनों अमेरिका के सहयोगी हैं, और कुवैत के तेल टैंकर को दुबई में मारकर आप देखिए एक तीर से 2 निशाने। और इसी बीच ईरान ने जारी किया होर्मुज का ताजा वीडियो। फंसे हैं हजारों जहाज, क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि 150 जहाज पर डे निकलते थे, आज 5 जहाज निकल पा रहे हैं। और 32 दिन इस वॉर को हो गए हैं, तो 150 के हिसाब से अगर आप एवरेज रखें तो आप देखिए 4 से 5 हजार जहाज वहां पर पहुंचे होंगे, फंसे होंगे, और कुछ निकल गए तब भी हजारों जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि होर्मुज की जंग इस वॉर का एपी सेंटर बनती जा रही है। लेकिन इसी बीच देखिए होर्मुज संकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का बयान। खर्ग पर हमला हुआ तो ईरान दुबई में घुसेगा। देखिए उन्होंने बड़ी लकीर खींच दी है। ईरान के टारगेट पर होंगे दुबई और बहरीन। खर्ग पर हमले से जंग और बड़ी होगी, यह पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा है।
अगर खर्क पे हमला होता है तो मुझे लगता है कि उसी रात को ईरान जो है दुबई में घुस जाएगा, और अगर दुबई में घुस गया, बहरीन में घुस गया, तो फिर जंग एक बिल्कुल नया रूप ले लेगा, और उसके बाद जो तबाही होगी, क्योंकि जंग अभी तक ये गल्फ की जमीन पे नहीं पहुंची है, आसमान में पहुंची है, और आसमान में पहुंचने से ही ये जमीन बहुत वहां पे समझिए एक सीस्मिक अर्थक्वेक हो गया है, ट्रेमर हो गया है। लेकिन अगर ईरान की आर्मी सड़कों पे पहुंच जाएगी तो फिर जो है लड़ाई एक दूसरे बहुत ही खतरनाक जगह पे पहुंच जाएगी। एक अलग टाइप का एक यहाँ पे बयान है, या अलग टाइप की लकीर खींची गई जनरल सिवाच। आप इनकी बात को बाय करते हैं और आप मानते हैं कि वो सही कह रहे हैं कि अगर खर्क पर वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो ईरान भी बहरीन और दुबई में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा? देखो ये सच्चाई गौरव ये तो है कि ईरान चुप होने वाला नहीं है। अगर खर्क आइलैंड पे हमला होता है तो वाकई है वो जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके ऊपर जहां बेसिस वहां हमला करेगा। अगर आप यूएई को देखें और बहरीन को देखें, ये छोटे छोटे देश हैं और उनका बॉर्डर मिलता है ईरान के साथ, और क्योंकि बहरीन के अंदर 5th नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर है, और यूएई और जो दुबई है, ये तो आपको मैं बताया इजराइल ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इजराइल के नज़दीक है, वाकई ये कर सकता है, ऐसा मुमकिन है। और ये एक डर है, अमेरिका को भी पता है कि अगर खर्क आइलैंड पे हमला होगा उनको कैजुअलिटी तो होगी, और ईरान क्योंकि 7 लाख के करीब उसकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है तो वो चुप नहीं रहने वाला, वो हमला पलटवार करेगा इन मिडिल ईस्ट देश में। और क्योंकि ये बहरीन और जो दुबई जो यूएई है ये छोटे देश है, इनका बॉर्डर मिलता है, तो ये हो सकता है सबसे पहले टारगेट हो। गौरव ठीक है, इसी बीच देखिए 24 घंटे में कहां कहां हमला हुआ है, जरा इस पे भी बात करते हैं, फिर आएंगे एमजे अकबर, टाइम मिलेगा तो एमजे अकबर के इस बात को और बात करेंगे। देखिए इजराइल के 7 शहरों पर हमले किए ईरान ने अभी पिछले 24 घंटे में, 21 मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किए गए हैं। इजराइल की बात कर रहा हूं मैं, ईरान ने जो हमले किए हैं। हाइफा की रिफाइनरी पर 2 हमले हुए हैं, कल हमने आपको बड़ी डिटेल में बताया, ये उसकी पूरी डिटेलिंग की आपके लिए कि हाइफा में क्या क्या हुआ। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों पर हमले हुए हैं, इजराइल में 150 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हुए हैं, और उसके बाद ये अब दिख रहा है कि ये वॉर वैसे ही चल रही है, कोई सीज फायर नहीं, कोई यहां पर बात नेगोशिएशन नहीं, और वैसे ही चल रहा है। इसी बीच कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू का एक बड़ा बयान आया है, यहां भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर देखिए बयान है, सख्ती से ही खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नेतन्याहू कह रहे हैं अपनी कैबिनेट की बैठक में, और वो कह रहे हैं कि ईरान से सख्ती से निपटना होगा। इनकी लाइन बहुत क्लियर है, डे 1 से इजराइल की लाइन क्लियर है कि हमें सख्ती से निपटना होगा ईरान से। वो कुछ बातचीत करने के लिए राजी नहीं है, वो कोई यहां पर नरमी बरतने के लिए राजी नहीं। लेकिन इसी बीच ट्रंप पीछे हट रहे हैं और नेतन्याहू जिद पर अड़े हुए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हॉर्मुज से हमको क्या लेना देना, छोड़ो ये सब। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। ये कह रहे हैं नहीं भाई साहब, अभी आपको रहना है यहां पर, अभी आपको बहुत तेजी से यहां पर हमले करने हैं। तो कैबिनेट बैठक में क्या बोले नेतन्याहू? हॉर्मुज पर अमेरिका सख्ती से ही सफल होगा, अमेरिका को सीधी बात कहते हुए, जब सख्ती की जाएगी तो ईरान की नाकाबंदी खत्म होगी। अब सख्ती क्या, कैसे, क्या चाहते हैं, कौन सा बम मार दें वहां पर? युद्ध के बाद भूमध्य सागर तक पाइपलाइन बिछानी होगी। ओके, देखिए ये आ गया अपना अलग यहां पर एजेंडा। हॉर्मुज से अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी। कुछ अरब देश हमारे से गठबंधन के लिए तैयार हैं। अम्बासडर चक्रवर्ती, जल्दी से इनके बयान को डिकोड करिए आप, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये नेतन्याहू अमेरिका को कुछ बता रहे हैं या अपने लिए कोई यहां पर फ्यूचर पॉसिबिलिटी खोज रहे हैं। नेतन्याहू तो मतलब अपना एजेंडा जो है वो चला रहे हैं और वो बैकआउट नहीं करेंगे, ये अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे। जहां तक ऑयल और गैस का सवाल है, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये युद्ध में मेरे ख्याल कंट्रोल ऑफ ऑयल इज ऑल्सो अ फैक्टर। और किसी ने लिखा है रिसेंटली कि ऑयल अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो वो चाइना को भी और कंस्ट्रेन कर सकते हैं। चाइना का 40 to 45% ऑयल मिडिल ईस्ट से जाता है। ऑफ कोर्स रशिया से तो चाइना लेता ही है, हम भी लेते हैं, तो एक वो पॉइंट भी है। और उसके बाद इसके अगर जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब ये जीसीसी कंट्रीज और अरब देश जो है वो कहेंगे भाई अभी हम हॉर्मुज पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें ऑल्टरनेट रूट चाहिए। सऊदी अरेबिया ने दम्माम से यनबो तक पाइपलाइन बना रखा है, उन्होंने उसको चालू कर दिया है। अब वो यनबो से तेल भेज रहे हैं जो रेड सी में है। इसीलिए ईरान चाहता है कि हूती रेड सी में अटैक करे कि वहां से फिर तेल ना आ जाए बाहर, क्योंकि ये खेल चल रहा है बेसिकली। ठीक बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि यूएई जो है वो पाइपलाइन बनाएगा फुजैरा तक,
फुजैरा जो है वो ओमान के नीचे, जो हॉर्मुज के नीचे है, इंडियन ओशन। सर ये सब तो तब होगा ना अरेबिया जब को। ये वॉर रुकेगी, और ये वॉर किस कंडीशन में आकर रुकेगी, किस समझौते पर आकर रुकेगी, किसकी जीत पर रुकेगी, किसकी हार पर रुकेगी। सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है, और किस कीमत पर रुकेगी आके, अब यही देखना है। थैंक यू सो मच सर, आप सभी लोगों का समय खत्म हो चुका है। जाने से पहले एक दो और बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं। अरब देश चाहते हैं कि जंग चलती रहे, ये रिपोर्ट कह रही है। अरब के मुताबिक ईरान अब भी मजबूत है, ये एक रिपोर्ट कह रही है। ईरान को जड़ से मिटाने तक चले जंग, ये अरब देश चाहते हैं। यानी अरब देश चाहते हैं कि ईरान को जड़ से मिटा दिया जाए। इतना हमला झेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान को जड़ से मिटा दो, ये एक रिपोर्ट कह रही है।